गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में पढ़ा था, हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट्स पढ़ लिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम एक नया टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस की इम्पोर्टेंस बाकी दोनों टेंस से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये इंसिडेंटल टेंस माना जाता है। किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि जो हमने पास्ट में किया, कल जैसे मैं कहीं घूमने गई या फिर मैं मार्केट गई, मार्केट में मैंने क्या किया, क्या देखा, ऐसे में ये टेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इस टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, ये चारों ही पार्ट जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट टेंस, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस यूज कहाँ होता है? दिस टेंस इज यूज फॉर पास्ट इंसिडेंट और वर्क। पास्ट में होने वाले जितने भी इंसिडेंट्स हैं, पास्ट में होने वाले जितने भी काम हैं, इनको बताने के लिए जो हम सेंटेंसेस डेवलप करते हैं, जो सेंटेंस मेक करते हैं, वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के होते हैं। टू एक्सप्लेन द थिंग्स विच हैपन इन द पास्ट। अब जैसे हम कहीं पिकनिक पे गए या हम कहीं घूमने चले गए, हमें उसका एक पूरा पेज पे कुछ लिखना है या हमें किसी को डिस्क्राइब करना है, तो हम सारी चीज़ें था के साथ लगाते हैं। था, ते थे। तो ये जो वर्ड्स हम बोलते हैं कि मैं वहाँ गया था, मैं पास्ट की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जब हम हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं तो था, ते थे, जो वर्ड्स पीछे हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, उससे हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो इंग्लिश में उसको जब हम बनाते हैं, वो सेंटेंस मेकिंग करते हैं, तब हमें उसकी जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म ये शो करती है कि वो सेंटेंस पास्ट का है, बाकी हम सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट या फ्यूचर में यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। कल मैं बाज़ार गई थी। आई वेंट टू मार्केट। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। आई सॉ मोहन, मैंने मोहन को देखा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने प्रीवियस डे में देखी थी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो टेंस यूज़ करते हैं, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वो सारा पास्ट में आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही गेव मी अ पैन यस्टरडे, उसने मुझे कल एक पेन दिया था। यहाँ पर हमने गेव की सेकेंड फॉर्म लगाई है। वी लर्नड अवर लेसन, हमने हमारा लेसन याद कर लिया था। अब ना नेगेटिव देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे तब हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की थी। वहीं पर जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। जो रेगुलर टेंस पढ़ रहे हैं उन्हें तो ये काफ़ी अच्छे से डिफाइन होगा कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है। नहीं पता तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि हमने प्रेजेंट में डू डज यूज़ किया था। जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जब एज डू के साथ एस ई एस लगा के डज बनाया था, डू यूज़ किया था। तो जब हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम डू की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर डिड यूज़ हुआ है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म का काम डिड कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, उसने कल हॉकी नहीं खेली थी। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल, पियोन ने बेल रिंग नहीं की थी। अब हम आगे स्ट्रक्चर पे जाते हैं। इंट्रोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन, जैसा हम पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके थे तो हमने ये पूरा देखा था कि कैसे हम क्वेश्चंस डेवलप करते हैं। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, बस हम आगे का हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। डिड ही नॉट रीड योर लेटर, क्या उसने तुम्हारा लेटर नहीं पढ़ा था? तो
स्ट्रक्चर वही सारे हैं, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब चेंज होते में हमारे मीन्स ऑफ सेंटेंसेस थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था उसका काफ़ी कुछ सिमिलर है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था रहा था, रही थी, रहे थे, वैसे ही जब प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस हम पढ़ते हैं तो रहा था, रहे थे, रही थी, जो था, थे, थी है वो पीछे मेंशन हो जाता है। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज और वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर वॉज किसके साथ यूज़ होगा? आई, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे, और वर यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वर का हम आई के साथ वर को भी यूज़ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस मेक करते हैं तो वहाँ पर हम आई के साथ वॉज को यूज़ करते हैं, और जब हम अपनी इमेजिनेशन बताते हैं, हम कुछ इमेजिन करते हैं, और इमेजिनेशन को जब हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तब हम आई के साथ वर लगाते हैं, अदरवाइज हम आई के साथ वॉज को ही यूज़ करेंगे। अब हम जल्दी से इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ रहा था। जब हम वॉज वर को यूज़ करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो पूरा पास्ट का है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। इसी तरह नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बने हुए। पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल, दे वर नॉट गोइंग होम, वो घर नहीं जा रहे थे। वो कहीं पे भी जाएं एल्स, लेकिन वो घर नहीं जा रहे थे। तो ये सेंटेंस हमें डिस्क्राइब करती जा रही हूँ इन हिंदी। आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको, और जो मैं बोल रही हूँ उसको आप एक नोट की तरह पर उतार भी सकते हैं। वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल, हम टेबल पर नहीं सो रहे थे। नाउ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वर वी गोइंग टू द मार्केट, वॉज राम जंपिंग ऑन द टेबल ऑन द बेड। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए, जैसा मैंने पहले 2 वीडियोज़ में भी कहा था कि आपको पर टेंस 2 वर्ब्स लेके सेंटेंस मेक करना है, डेवलप करना है। इससे आपकी वोकेबलरी भी ठीक होगी, और आपके जो भी आगे आंसर्स बनाना चाह रहे हैं, आप जो लिखना चाह रहे हैं उसमें आप इम्प्रूव करेंगे। इसलिए टेंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसमें ये टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस रहेंगे। अब हम इसमें आगे एक और पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस। ये टेंस वो है जिसमें 2 काम, पास्ट में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पास्ट का ही पढ़ रहे हैं, पास्ट का टाइम है, और कोई भी 2 काम हो रहे हैं, एक काम उस दूसरे काम से पहले ख़त्म हो रहा है और दूसरा काम उसके बाद ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर 2 कामों को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब उन डिस्क्राइब में कन्फ्यूजन क्या रहता है कि हमें कौन से पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ये डिस्क्राइब करता है कि एक एक्शन ख़त्म होने से पहले दूसरे काम का हो जाना, वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट। वर्क दैट कंप्लीटेड फर्स्ट, जो काम पहले हो रहा है, मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया कि 2 काम हो रहे हैं, एक एक्शन खत्म होने से पहले ही कोई दूसरा एक्शन खत्म हो रहा है। तो जो काम पहले खत्म हो रहा है उसमें उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैड, और हैड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जो काम दूसरा हो रहा है, वर्क दैट कंप्लीटेड आफ्टर द फर्स्ट वन, वो काम जो उस फर्स्ट वन के बाद हो रहा है, वहाँ पर हम पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे।
ठीक है, क्लियर हो गई। मैं फिर से इस चीज को डिस्क्राइब कर देती हूँ। वर्क दैट कंप्लीटेड फर्स्ट, जो काम पहले कंप्लीट हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट मानकर उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो काम बाद में कंप्लीट हो रहा है उस काम के लिए हम पास्ट सिंपल और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि हम दो काम की बात कर रहे हैं, कोई भी दो एक्शन हो रहे हैं तो दो जब सेंटेंसेस डिफरेंट इकट्ठे होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं जिनको हम कंजक्शंस कहते हैं। यहाँ पर these two sentences to join them we use conjunctions, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ कंजक्शंस को यूज़ किया जाता है, और वो कंजक्शंस हैं बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल, अनटिल। ये सारे वो कंजक्शंस हैं जो दो सेंटेंसेस को मर्ज करने के लिए या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से हम डिफाइन करेंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने क्लियर नहीं लिखा है, ये आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी मैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। We had reached home before it rained। हम यहाँ पर दो काम हैं, एक बारिश का शुरू होना और दूसरा हमारा घर पहुँचना। तो यहाँ पर मैंने पहले कहा था वर्क दैट कंप्लीट फर्स्ट, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहला काम हो रहा है हमारा घर पहुँचना। जैसे ही मैं घर पहुँचा बारिश शुरू हो चुकी थी। तो वी हैड रीच्ड होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा, बिफोर इट रेन्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट जो काम हो रहा है वो है बारिश का शुरू, घर पहुंचना और उसके बाद बारिश का शुरू होना। तो जो सेकंड वर्क था उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब यहाँ पर फिर से हम दो सेंटेंसेस देख रहे हैं, एक तो ट्रेन का शुरू होना, दूसरा मेरा स्टेशन पहुँचना। अब फिर से मैं डिफाइन कर रही हूँ, यहाँ पर जो काम पहले कंप्लीट हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट का है, यानी कि उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, द पेशेंट हैड डाई बिफोर द डॉक्टर कम। पेशेंट पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पर बिफोर ये डिफाइन कर रहा है कि पहले। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। अब यहाँ पर नेगेटिव का भी एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, और करना कुछ नहीं है, बस हैड के पीछे नॉट लगा देना है, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस के रूप में हमारे सामने आएगा। और वहीं पर अगर हम हैड जो है वो सबसे आगे ले जाके रखते हैं सेंटेंस के, तो वो हमारे लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम करेगा। अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के भी बना रखे। द थीफ हैड नॉट रन बिफोर द पुलिस कम। चोर पहले नहीं भागा था पुलिस के आने से पहले। तो यहाँ पर हर जो भी एक इस कॉमन स्ट्रक्चर में ये है कि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं और दोनों को ही हम अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। जो पहले हो रहा है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं और जो बाद में हो रहा है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। अब ये तो हुआ इस कंजक्शन की बात कि कंजक्शन बिफोर है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं। अब कंजक्शन अगर आफ्टर आ जाता है, आफ्टर कंजक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि बिफोर का मतलब ही पहले होता है और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होएगा। जब हम सेंटेंस में आफ्टर लगाते हैं तो आफ्टर के, अब इसमें यहाँ पे जो हम सेंटेंसेस देख रहे हैं, बिफोर के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है और बिफोर से पहले हमने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। वहीं पर यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रखा है, वी वेंट आउट आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। अब यहाँ पर जब हम आफ्टर वर्ड को यूज़ करते हैं तो आफ्टर के बाद हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और आफ्टर से पहले हम वर्ब की
सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर आपने अच्छे से उतार लिया है, नोट कर लिया है और जो मैंने समझाया उसको अच्छे से समझा है तो इसको समझने में आपको आसानी रहेगी और इस तरह से वर्ब के साथ आप और भी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और भी सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। आज की क्लास में हमने 3 टेंसेस पढ़े हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ये तीनों ही टेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली जब हम स्टोरी बनाते हैं, स्पेशली जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी इवेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं जो प्रीवियस में हो चुका है, जो घटनाएं घट चुकी है उनको जब हम अपने पेपर राइटिंग पे उतारते हैं तो उसके लिए इस टेंस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहती है और ये तीनों ही टेंस हैं जब वो वहाँ पर काम करते हैं। तो इस टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और हो सके तो इसके क्वेश्चंस भी जो वर्ब लेकर उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। थैंक यू। Hello student, good morning. We are going to discuss about today rational number, how to convert rational number into decimal number. जैसे फर्स्ट हमें लास्ट क्लास में देखा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो अब उसको डेसिमल नंबर में कैसे फॉर्म करना है। तो फर्स्ट इसमें हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। ये 3/8 दिस इज रेशनल नंबर। इसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड करके करना है आपको। डिवाइड कैसे होगा? 8 से। जो भी आपके डिनोमिनेटर में चाहे डिजिट ग्रेटर हो चाहे स्मॉलेस्ट हो, आपको डिवाइड डिनोमिनेटर के डिजिट से ही करना है। तो 8 के टेबल में 3 तो आते ही नहीं है, 0.30। थ्री टाइम 24, 6, 0, 7 टाइम 56, 4, 0 और 5 टाइम 40। लास्ट में आपके क्या आ गया? रिमाइंडर 0। ये डिवाइड तो फुल ही होगा, मीन्स जो रेशनल नंबर क्या होते हैं डेसिमल में, अब डेसिमल को आप कन्वर्ट फिर से करोगे, 0.375 इसको आप फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो आपके आंसर क्या आएंगे? 3/8 ही आएंगे। पॉइंट रिमूव करके देन उसको आपको सॉल्व करना है, कट कर सेम टेबल से कट करके करना है, तो आंसर क्या आएंगे फाइनली? 3/8। मतलब ये क्या हो गए? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर हमेशा क्या होते हैं? रेशनल नंबर में 2 टाइप के, एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सबसे ये लास्ट में 0 आ गया तो इसमें इसका मीन्स क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन से होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, 0.375 इज टर्मिनेटिंग। ये तो आपको सॉल्व करने के बाद ही पता लगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या होता है? जो सोन मतलब लास्ट में 0 रिमाइंडर आता ही नहीं है, कंटिन्यू उसकी वैल्यू आती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये लास्ट में 0 आ गया है तो इसका मीन्स ये वैल्यू क्या आ गई है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। आगे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना, जैसे कोई भी नंबर होगा उसको फ्रैक्शन में उसको डिवाइड करके आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। और डेसिमल में फिर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट रिमूव करके देन उसको सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपके 0.375 इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो इस टाइप से आपके बहुत सारे जो रेशनल नंबर है उसको आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो, वो भी डिवीज़न मेथड से कि ये रेशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नेक्स्ट देखना नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जांपल आपको बता देती हूँ।
नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल 10/3 10/3। अब 10/3 को भी आपको डिवाइड करना है बाय 3 से। 3 टाइम 9 1 पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आता ही है, तो 3 0 अगेन 3 9 1। बार बार आपको डेसिमल यूज़ करना ही नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग 0 यूज़ करना है। 3 9 1 0 3 9 1। अब आप ये देखना कि इसमें कंटिन्यू 1 1 वैल्यू आ रही है, लास्ट में 0 आ रहा है। हमने 3 प्लेस तक फाइंड करके भी चेक कर लिया, तो भी हमारे आंसर 1 ऐसे ही रिमाइंडर है। फिर से हम डेसिमल 0 लगा कर यूज़ करेंगे तो भी फिर 1 ही आएगा। तो इस टाइप से वैल्यू रिपीट हो रही है। ये वैल्यू क्या हो रही है, मतलब 3.33 आगे से ऑन चलती रहेगी, आगे कंटिन्यू होते रहे 3.3333। तो इस टाइप से ये वैल्यू कंटिन्यू, मतलब ये फुली डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब लास्ट में रिमाइंडर तो आ रहा है बट 0 नहीं आ रहा है। 0 आता है तो वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और ये नॉन, तो ये अब ये कौन से नंबर है जिसकी वैल्यू अननोन चलती रह रही है, जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, आगे बढ़ ही रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पर। तो 3.33, तो ये डिजिट यहाँ पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद में। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये कौन से रेशनल नंबर होगा, ये कौन से रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। (3.333) is non-terminating rational number. नॉन टर्मिनेटिंग, अब इसे नॉन, जैसे हमने देखा था टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर तो हमने डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया था 0.375 ऐसे कोई भी एग्जाम्पल। तो यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें डिजिट चाहे 1, जैसे इसमें आप कितनी डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद में 3, तो 3 थी, तो ये सिंगल डिजिट ही यूज़ हो रही है। किसी किसी में आप देखोगे कि डबल डिजिट भी यूज़ होगी। कैसे, ऐसे एग्जाम्पल 3.4949 इस टाइप से, पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती है। किसी में आपके 4.234234, तो इसमें कितनी डिजिट रिपीट होगी, 333। तो इस टाइप से ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे। बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है देखना, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब जैसे ये वैल्यू है तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3.3, इसको आप एक आपको बार यूज़ करना है, बार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मीन्स क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मीन्स 3 रिपीट हो रही है वैल्यू। क्या रिपीट हो रही है, मतलब ये जैसे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू, इसका मीन्स 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3.3। तो ये कौन से हो गए रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब इसमें आपको आगे और भी है एज ए एग्जाम्पल, आगे और देखना आप 8/45 नॉन टर्मिनेटिंग का ही बता रही हूँ, डबल डिजिट, जिसमें 2 रिपीट कैसे हो रहे हैं। 8/45 ये है। अब इसमें भी आपको 45 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड नहीं करना है, 45 से, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसी से डिवाइड करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट डेसिमल यूज़ करेंगे 0, 80, ये आ जाएगा आपके 1 टाइम, क्या आ जाएगा 1 टाइम, तो ये हो जाएंगे 45। 80 में 45 माइनस करेंगे तो 35, क्या हो जाएगा 35। अब डेसिमल तो हमने यूज़ कर लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 350, 7 टाइम, 45 के टेबल में 7 टाइम 315, तो ये आप क्या आ जाएंगे 35, अगेन 0, फिर देन रिपीटली 7, 315, अगेन सेम आंसर 35, देन 0, अगेन 7 टाइम 315,
35। अब ये सॉल्व, ये कंटिन्यू रिपीट हो रही है ना वैल्यू 35, फिर से हम 0 यूज़ करेंगे, फिर से 315 आएगा। तो इस टाइप से ये वैल्यू रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर रिपीट वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 7 7 7, तो ये भी कौन सा हो गया, ये भी सिंपल। तो इसको भी आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0.177, ये भी कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0. ये 7 ही रिपीट हो रहा है, तो ये भी 7 का ही हो रहा है। तो इस टाइप से आपको कौन से भी रेशनल हो जिसमें कोई भी डिजिट, जैसे डबल रिपीट हो, ट्रिपल हो, जैसे कोई भी डिजिट एक ही, अभी तो सिंगल ही हो रही है, 7 7 ही हो रही है। यहाँ पर जैसे 7 4 7 4 इस टाइप से आता, तो हम यहाँ पर 7 4 दोनों पर बार यूज़ करते हैं। समझ में आया। तो इस टाइप से आपको इसमें 3 डिजिट वाला भी होगा, 4 भी होगा। तो इस टाइप से आपको इसको सोल्व करके देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट, अगर आपको 3 डिजिट वाला देखना हो तो आप ये भी समझ सकते हो, ये भी ट्राई कर लो एक बार, देख लो कि 3 डिजिट कैसे आ रही है। जैसे सिंगल तो हो रहा है 122/999, तो 999 से डिवाइड करेंगे 122 को। फर्स्ट 0 तो आपको यूज़ करना है, बिकॉज डेसिमल यूज़ करेंगे, डेसिमल यूज़ किया तो यहाँ 0, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा, 990 नहीं आएगा, माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 221 और क्या हो जाएगा, 0 यूज़ कर लिया हमने। 2 टाइम, तो 2 टाइम हो जाएगा 1998। आपको मल्टीप्लाई करके देखना है 1998, तो ये फिर से 2 1 2 0, अगेन ये रिपीट हो रहा है ना, 2 टाइम 1998, अगेन 1198 आ गया, तो ये 2 2 1, अगेन 0, फिर से आपकी 1 टाइम 919। अब इसको माइनस करेंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे 122। अगेन 0 यूज़ किया हमने, अगेन 0 यूज़ किया, देन 2 टाइम, तो आगे कंटिन्यू में यहाँ कर रही हूँ है ना, आप ध्यान रखना 98। अब इसको आप माइनस करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 122। अगेन 0 यूज़ किया और यहाँ पर 2 टाइम, और माइनस करने पर 2 1 2 0। अब देखना, अब ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर आप वैल्यू देखना, लुक वैल्यू देखो आप कि 0.122 अब हमने इतना किया तो इसको ये फिर से रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। अब इसमें वैल्यू क्या रिपीट हो रही है, आफ्टर डेसिमल के बाद देखना 122, फिर से अगेन 122 हो रही है, फिर से हो रही है ना 122। तो अब इसमें डेसिमल में 3 डिजिट रिपीट हो रही है, 1 2 2 1 2, तो ये रिपीट हो रही है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वैसे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग ही है क्योंकि इसका कोई लास्ट फाइनल आंसर हुआ ही नहीं, यहाँ पर 0 रिमाइंडर आया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको आप कैसे शो करोगे, 0.122, तीनों पर बार आएगा
तीनों डिजिट पे बार आएगा ना, कि ये रिपीट हो रही है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट होती तो हम 2 पर बार यूज़ करते हैं, अगर 1 होती तो 1 पे होती, और 3 है तो 3 पर हम रिपीट कर रहे हैं। तो इस टाइप से 0.122 इस टाइप से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, इसको आप सॉल्व करके देखना कि कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन से टर्मिनेटिंग है, इसको पूरा क्लियर शो करके फिर आपको इस टाइप से इसको लिखना है। आपकी टेक्स्ट बुक की है 1.2 एक्सरसाइज, अगर आपके पास बुक हो तो आप इसको सॉल्व करना, अदरवाइज नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करवा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। हम आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। कल पढ़ा था सॉलिड लिक्विड स्टेट का डिफरेंस पढ़ा था हमने, उनके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। देन मैंने लास्ट टॉपिक छोड़ा था ये चेंज ऑफ स्टेट एंड इफेक्ट, यानी किसी मैटर की अगर स्टेट को चेंज करना है, जैसे वो लिक्विड है तो उसे सॉलिड बनाना है, सॉलिड है तो उसे लिक्विड, और लिक्विड से फर्दर गैस बनाना है, तो उस पर क्या कर सकते हैं। तो आपको इन शॉर्ट मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि किसी भी मैटर पे सबसे पहले अगर आप टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हो तो वो चीज़ जल्दी से फिजिकल स्टेट में उसकी चेंज हो जाती है। जैसे वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में, और लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे फर्स्ट चेंज ऑफ स्टेट एंड इफेक्ट, फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर देन इट इज स्टेज देयर इज चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड द स्टेट ऑफ पार्टिकल, यानी उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो अपना स्टेट चेंज कर देते हैं। जैसे ही आप किसी को हीट करोगे तो उसके पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, तो दूर दूर जाने से वो चीज़ सॉलिड से लिक्विड में आ जाती है। सबसे पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड the kinetic energy of the particle increase due to which particles start vibrating, ये लाइन है। फर्स्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड के ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, मतलब किसी भी सॉलिड पार्टिकल को जब आप हीट करते हो, जब किसी आयरन रॉड को या आयरन की छोटी सी नेल को हीट करते हो तो उसके अंदर के पार्टिकल सबसे पहले हीट होंगे, हीट होने के बाद वो वाइब्रेटिंग होना स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा कोई भी स्टील का या लोहे का जल्दी हीट होता है, लोहे का या स्टील का कोई रॉड या स्पून आप किसी गैस के बर्नर पे हीट करो, जैसे ही आप उसको गर्म करोगे उसके अंदर के पार्टिकल्स गर्म होंगे, हीट होंगे, और हीट होने से जो उनकी एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र होगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा एनर्जी से तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा। सेम चीज़ होती है, जब एक चीज़ वाइब्रेट होती है तो उसके पास वाले सारे मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजली अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन को स्टार्ट कर देते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में हीट करने से जो एनर्जी आती है, दैट्स एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज ड्यू टू विच पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। एक पार्टिकल हीट होने पर जब काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करेगा तो उसकी वजह से उससे जस्ट अटैच है वो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, देन नेक्स्ट ऐसे चलता रहेगा, तो सारे पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी को ऑब्टेन करके सारे के सारे वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे। Further supply of energy to the particles of solid overcome the forces of attraction between the particle and the stage is reached when the particles gain enough kinetic energy to convert into liquid state. सेम चीज़ वापस बोल रही हूँ कि उसी चीज़ को जब आप हीट करोगे तो उसके सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। जब भी कोई चीज़ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास में होती है सॉलिड में, आपको पता है, तो वो जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे, दूसरा वाइब्रेट होगा, तीसरा वाइब्रेट होगा, सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट होके एक दूसरे से एक डिफाइनेड डिस्टेंस बना लेंगे, जिसकी वजह से वो मैटर सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिखा है यहाँ पे, स्टेज इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे जाके सारे पार्टिकल्स को इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए उसमें
टेम्परेचर को इफेक्ट करके देखते हैं कि सबसे पहले उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या कम ज़्यादा करते हैं तो वो अपनी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज कर देता है। आप सेम चीज़ को ले लो, जैसे वाटर को ले लिया, वाटर को आप टेम्परेचर डाउन करके दे रहे हो तो वो चीज़ डाउन टेम्परेचर में लिक्विड जो वाटर था, लिक्विड फॉर्म में वाटर था, वो वाटर डाउन टेम्परेचर में क्या बन जाएगा? आइस। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड, इट्स डेफिनेशन इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। कोई भी सॉलिड पॉइंट एक डिफाइनेड टेम्परेचर पे जब मेल्ट होना शुरू कर देता है, फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, किसका? फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया ये, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? आइस जो कि सॉलिड स्टेट में था वो कन्वर्ट होकर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इस चीज़ को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, पूरी प्रोसेस जो होती है कन्वर्ट होने की, उसको बोलते हैं फ्यूजन। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इंटू liquid at its melting point at 1 atmospheric pressure is known as enthalpy, न्यू वर्ड है आपके लिए, और latent heat of fusion। amount of heat required to 1 kilogram solid into convert into 1 kilogram liquid, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को आपको 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाती है उसकी एंथैल्पी। अदर वर्ड्स में उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन, वापस बता रही हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इनके बीच में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको एंथैल्पी बोलते हैं। ये डेफिनेशन 1 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है, बोर्ड क्लास में भी, आपके एज वेल एज 9th क्लास में भी मैं पूछूंगी। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस और वेपर। द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाती है? गैस में। पहले सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी। फिर लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा और वेपर बनेगी तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। किसी भी लिक्विड को एक फिक्स टेम्परेचर देने के बाद वो बॉईल होने लगता है, तो बॉईल होने वाला जो टेम्परेचर होगा वो कहलाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम लिक्विड इंटू, वापस इसको डेफिनेशन डिफाइन के रूप में ये लाइन वापस रिपीट किए, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आपको ये डेफिनेशन टफ लगती है, अगर आपको ये लगता है कि ये क्या है, दोनों कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए। ये आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लर्न कर पा रहे हो तो आप इसको देखो, बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 1 किलोग्राम सॉलिड, उसको 1 किलोग्राम लिक्विड में चेंज करना है, सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज करना है, तो उसके ऊपर जितनी रिक्वायर्ड हीट ऑफ एनर्जी, आप ऐसे ही करके शो करो कि 1 किलोग्राम सॉलिड 1 किलोग्राम लिक्विड में मुझे कन्वर्ट करना है। इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हीट और एनर्जी, मुझे इस स्टेट में इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? एंथैल्पी। तो आपको अगर लैंग्वेज याद नहीं होती तो आप इस तरह से भी एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे। और यहाँ पे ये लाइन लिख देना कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर का यूनिट है कि आपको कितना प्रेशर रखना है कि 1 किलोग्राम सॉलिड 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स एनर्जी नोन एज एंथैल्पी। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि लिक्विड गैस में कैसे चेंज हो जाती है, जिसको सेकेंड डेफिनेशन उधर देखी थी बॉइलिंग पॉइंट वाली। तो सेम चीज़ है, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस या वेपर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे भी सेम रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वहाँ पर जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल कॉमनली बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और अदर साइंटिफिक लैंग्वेज में और भी क्या बोल सकते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे कि पिछली स्लाइड में वहाँ पर एंथैल्पी के आगे लिखा हुआ था। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर जितनी एनर्जी उसको लगेगी वो उसका कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट फिक्स, और ये होगा वेपोराइजेशन। किसका कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपकी बुक में एक छोटा सा ब्रैकेट बना हुआ है, वो यहाँ पे मेंशन करना रह गया है। तो आपके पास बुक अवेलेबल है ही सबके पास, तो वहाँ जाके एक ब्रैकेट या एक टेबल दे रखी है जिस टेबल में आपको सारे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों आपको मिल जाएंगे। आप इजीली उसको लर्न कर सकते हो वहाँ से।
वापस आ जाते हैं। फर्स्ट चीज़ हमने देखी टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस तरह से किसी चीज़ को इफेक्ट करता है और वो सॉलिड को लिक्विड गैस में बदल देता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। ये भी आपको प्रेशर नाम से ही आपको एक लाइन याद आ जाएगी। जैसे मैं कल 2-3 जब से वीडियो ऑन हुए हैं, जब से मैं बोल रही हूँ कि प्रेशर की वजह से हम लिक्विड को बहुत ज़्यादा अगर कंप्रेस करें तो वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। वही चीज़ मैं वापस बता रही हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। अगर किसी स्टेट की मैटर का स्टेट चेंज करना है तो प्रेशर को भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एट द प्रेशर इंक्रीज द पार्टिकल ऑफ गैस कम क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। जूम कर देती हूँ। प्रेशर इंक्रीज बट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीज इन दिस वे गैस चेंज इनटू लिक्विड। मतलब ये कि लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जब गैस के बहुत ज़्यादा दूर दूर वाले पार्टिकल को हम कंप्रेस करके पास में लाना चाहे तो आप ही दिमाग लगाओ वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर है, उनको मैंने पास पास ले आया तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड में। बहुत ज़्यादा पास आएंगे तो वो सॉलिड बनेगा, बट थोड़े पास में आए तो वो लिक्विड में होगा। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे गैस के ऊपर तो गैस के मॉलिक्यूल थोड़े पास में आएंगे, जिसकी वजह से वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हाई प्रेशर बट लिक्विड कैन नॉट बी चेंज इनटू सॉलिड। लिक्विड को वापस आप सॉलिड में चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू कर सकते हो। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर बिकॉज लिक्विड हैव वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि लिक्विड की बहुत ही लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। हाई किसकी होती है, गैस की होती है, जिसकी वजह से गैस को कितना भी कंप्रेस करो वो कंप्रेस होके वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। लेकिन लिक्विड से सॉलिड प्रेशर की वजह से नहीं हो सकता, टेम्परेचर की वजह से ज़रूर हो सकता है। अब आप एक ये टॉपिक आ गया, इसको भी देख लेते हैं। जैसे 6th-7th में आपने देखा ही होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर को अगर आपको प्योर करना है तो आप कैसे बताओगे, कैसे कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं हम। फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड फ्रॉम हिट्रोजिनस मिक्सचर। हिट्रोजिनस यानी एक होमोजीनस होता है जो सेम सिमिलर होता है, हिट्रोजिनस यानी डिफरेंट होता है। वी यूज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एज द सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड मिक्सचर आर बिगर देन द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, सो दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब ये कि जैसे कोई पानी है, डिजॉल्विंग सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में ऐसा पार्टिकल है जो उसमें पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हुआ है, उसके पार्टिकल की साइज़ फिल्टर पेपर की साइज़ से, फिल्टर पेपर के पोर्स की साइज़ से थोड़ी बड़ी है, तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं। ये सैंडी वाटर था, सैंड जो होती है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है, तो वो उसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे ये डायग्राम भी आपने पहले बहुत बार देखा होगा, कॉनिकल फनल ले ली, फनल शेप में, उसके ऊपर फिल्टर पेपर यहाँ अटैच कर दिया, यहाँ सैंडी वाटर, इसको जैसे ही पोर्ड करेंगे वाटर डिजॉल्व होकर निकल जाएगा, बट जो बड़े पार्टिकल होंगे जो फिल्टर के पोर से बड़े होंगे वो नहीं निकलेंगे, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। तो दैट्स द प्रोसेस फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से आप किसी भी सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में अगर वो डिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप उसको ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये सॉलिड लिक्विड, हाँ ये दोनों मैंने आपको बता दिए। एक यहाँ पे लिखा है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 कन्वर्जन यानी सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया था, सॉलिड आइस होता है, फिर उस आइस को रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो वो वाटर बन जाता है, और वाटर को और ज़्यादा बॉईल करोगे, एक बॉइलिंग पॉइंट आते ही वो स्टीम या वेपर भाप बन के वो उड़ जाएगा। तो ये चीज़ बताई थी। उसी तरह से ये एक और है जिसकी वजह से आप इसको ट्राइंगल शेप में देखोगे तो आपको इमीडिएटली याद हो जाएगा। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से गैस बनती है। ये चीज़ जो होती है वो सेम रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल यानी रिवर्स में चलने वाली। सॉलिड जो है वो क्या है, लिक्विड में चेंज होता है। तो सॉलिड से लिक्विड, जैसे आप किसी भी चीज़ को रूम टेम्परेचर पे रखते हो, आइस को या किसी भी आयरन को आप हीट करते हो, यहाँ पे आ सकता है कि आप हीट करो, अगर आप सॉलिड को हीट करो तो वो किस में बन जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को आप क्या करोगे, बॉईल करोगे, लिक्विड को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, वो बॉईल होगा, तो बॉईल होने के बाद वो लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। मतलब ये प्रोसेस का नेम है कि लिक्विड से अगर गैस बन रही है तो वो बॉईल हो रहा है, और उस बॉइलिंग वाली प्रोसेस को बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे वेपोराइजेशन, क्योंकि उस लिक्विड से गैस बनती है जो कि पानी भाप स्टीम के रूप में ऊपर आ जाता है। तो दैट्स प्रोसेस नोन एज वेपोराइजेशन। उसके बाद गैस को अगर मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। सेम प्रोसेस को आप रिवर्स में देखते हैं।
रिवर्स में क्या होगा, जैसे मैंने कहा सॉलिड टू लिक्विड हीट करने पर, लेकिन लिक्विड टू सॉलिड कैसे होगा, डाउन टेम्परेचर, उसको बहुत ज़्यादा डाउन टेम्परेचर दे दो, उस प्रोसेस को आप बोल सकते हो, क्योंकि वो लिक्विड से सॉलिड हुआ तो उस प्रोसेस का सीधा नाम दे दो सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि वो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। तो लिक्विड से जब वो सॉलिड बनेगा तो सॉलिडिफिकेशन, जैसे मैंने पानी को या मिल्क को फ्रीज में रख दिया तो वो डाउन टेम्परेचर पे वो उसके क्यूब बन जाएंगे, जिस शेप में रखोगे वैसे क्यूब बनेंगे। वैसे सबसे कम मेल्ट उसका वो होता है, पानी जल्दी फ्रीज हो जाता है, मिल्क एज कम्पेयर टू कम होता है। तो लिक्विड को सॉलिड किया तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। गैस टू लिक्विड, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। गैस जैसे चली गई, अब उस गैस को मुझे लिक्विड में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, एक तो प्रेशर वाला बताया था, वो तो CNG वाला एग्जाम्पल आपको पता ही है, LPG वाला। उसके अलावा एक कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे पानी भाप बन के ये रिवर्स पॉन्ड का पानी स्टीम या इवापोरेट होके उड़ जाता है, गैस बन गया वो पानी। अब वो जाके कूल डाउन होगा, जब कूल डाउन होगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस, CONDEN, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वो लिक्विड में चेंज होके रेन की ड्रॉपलेट्स बनेगी, और वो ड्रॉपलेट्स पानी के रूप में, यानी गैस से वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। वो पानी की ड्रॉपलेट्स वापस आ जाएगी। तो यहाँ से क्या गया था, गैस, क्योंकि पानी की भाप बनी थी स्टीम, वो वेपोराइज होके वो गया था और वापस कूल डाउन होने के बाद, ठंडा होने के बाद वो लिक्विड बन गया। ये इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और गैस के बाद सॉलिड, गैस से सॉलिड जो बनता है, जैसे मैं एक सब्लिमेशन, एक प्रोसेस का नाम होता है SUBLIMATION। सब्लिमेशन में क्या होता है, जब आप कपूर, बेस्ट एग्जांपल लेती हूँ, कपूर को जब आप गर्म करते हो तो वो जैसे ही जलता है, जलने के बाद उसको आपको कंटेनर में कोई लिक्विड पोर्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही आप उसको बर्न करोगे, बर्न करने के बाद वो सीधा क्या करेगा, जल जाएगा। जलने के बाद उसकी गैस बन के वो गायब हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन जो रिमेनिंग सब्सटेंस रेसिड्यू बचता है वो आपको दिखेगा। बट आप उसको देखना चाहो कि कपूर कहाँ गया कहाँ, तो आप उसको थोड़ा सा कवर कर दो। पूरी तरह से कवर करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग, तो वो जलेगा ही नहीं। बट थोड़ा कवर करो ताकि वो ऑक्सीजन को भी लेता रहे। जैसे ही कपूर को बर्न करोगे, बर्न करने के बाद उसके ऊपर ऐसा कंटेनर रखो, थोड़ा खुला थोड़ा बंद, तो वो उसके अंदर वाली इनर कवरिंग पे कपूर का थोड़ा ब्लैक सब्सटेंस चिपक जाएगा। तो वो बोलते हैं, यानी वो गैस से सीधा सॉलिड से सीधा किस में चेंज हुआ, गैस में, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, दैट्स ऑल। ये आज का टॉपिक क्लियर हुआ। आगे की क्लास नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन पढ़े थे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। हम उसके फीचर्स पढ़े थे, 3 फीचर्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट फीचर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट फीचर से ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट टू वोट। इसका मीन्स होता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी, जिस भी कास्ट के हो, किसी भी तरह के लोग हो, सभी को समान मताधिकार का राइट्स दे रखा है। ब्रैकेट में लिख रखा है 1 मैन 1 वोट, यानी कि एक व्यक्ति और उसका एक वोट। ऐसे नहीं अपनी इच्छा हो कि अपने 2 सेलेक्ट करने हैं तो अपन 2 वोट दे दे, ऐसा नहीं होता। एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। और इक्वल राइट टू वोट का मीन्स, मैंने आप लोग को बार बार, एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जिसकी एज 18 प्लस हो जाती है, वह हर टाइप का पर्सन, चाहे किसी भी कैटेगरी में आता हो, उसको वोट डालने का राइट्स मिल जाता है। दिस इज द 4th मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। इट ऑल द पीपल बीइंग रूल्ड हैव नो इक्वल राइट टू वोट, द डेमोक्रेसी इज नॉट जेन्युइन। सिंपल सी बात है। सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका डेमोक्रेसी का क्या है, इक्वल राइट। इसमें लिख रखा है क्लियरली, इट ऑल द पीपल बीइंग रूल्ड हैव नो इक्वल राइट टू वोट। अगर सभी लोगों को समान मत का अधिकार नहीं दिया गया है तो वो वास्तविक डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। Every citizen of the country, poor or rich, weak or strong, common or specific, man or woman, must have equal right to vote। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। Every citizen, हर नागरिक अपने देश का, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कमज़ोर हो या शक्तिशाली हो, कॉमन सामान्य पर्सन हो या कोई VIP हो, मेन हो या वुमेन हो, मस्ट हैव, सभी को इक्वल राइट, समान मताधिकार का अधिकार दिया गया है। एनी डिस्क्रिमिनेशन based on caste, creed, religion or gender in the event of expressing
its desire to vote means division from true democracy. Any discrimination, discrimination का मीन्स होता है भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा. बेस्ड ऑन, कौन कौन से बेस्ड है? बेस्ड का मतलब आधार, कास्ट के आधार पर हो, क्रीड, क्रीड का मतलब होता है पंथ, रिलीजन धर्म और जेंडर, चाहे महिला हो या पुरुष हो. इन द इवेंट ऑफ एक्सप्रेसिंग इट्स डिजायर टू वोट मीन्स डिवाइशन फ्रॉम ट्रू डेमोक्रेसी. बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को वोट देने का जो राइट्स मिलता है वही सही मायने में सच्ची डेमोक्रेसी कहलाती है. नाउ यू मे आस्क वेदर there are some countries having democracy but not equal right to vote for their all adult people. अब कहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर सभी को समान मताधिकार का नियम नहीं बना रखा और सभी लोग वोट नहीं दे सकते. उसमें कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर रखी. उन लोगों ने पुरुष वोट दे सकते हैं, महिला नहीं दे सकती, अमीर लोग वोट दे सकते हैं, गरीब लोग नहीं दे सकते. तो क्या उसको रियल डेमोक्रेसी कहेंगे अपन? तो वो रियल डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी. For example, England is considered the birthplace of modern democracy, but before 1928, the women of England had no right to vote. मैंने आपको 7th क्लास में पढ़ाया था, एक पैराग्राफ आया था अपने जिसमें बताया था कि डेमोक्रेसी का उद्भव कहाँ से हुआ था. तो डेमोक्रेसी का सबसे फर्स्ट बर्थ प्लेस जो दे रखा है वो इंग्लैंड में हुआ था और वहाँ पर 1928 से द वुमेन ऑफ इंग्लैंड हैड नो राइट टू वोट. वहाँ पर महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था. इवन द पुअर पीपल बिलो मिडिल क्लास कुड नॉट वोट बिफोर 1918. और 1918 से पहले तो गरीब लोग भी वोट नहीं दे सकते थे. इन फिजी एक कंट्री का नाम है. द वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजियन हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडियन फिजियन की जितनी वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा वैल्यू किसकी? उसके वोट की वैल्यू है. यानी कि इंपॉर्टेंस किसको दे रखी है? उसके वोट को दे रखी है. हैंस in true democracy every citizen man and woman has equal right and value to vote. हम यहाँ पर सच्ची डेमोक्रेसी और रियल डेमोक्रेसी किसको कहेंगे? जहाँ पर हर नागरिक, चाहे महिला हो पुरुष हो, जिनकी एज 18+ हो गई हो, सभी को मत देने का अधिकार मिल जाएगा, उसको हम रियल डेमोक्रेसी कहेंगे. नेक्स्ट है अपने 5th पॉइंट. ये भी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था. द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स पावर विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स. द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स पावर विद इन लिमिट डिफाइंस. मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, हम लोग यहाँ पर पार्लियामेंट में और हमारे विधानसभा में जो भी रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं वोट के थ्रू, जो भी जीतते हैं वो वहाँ पर जाकर बैठते हैं. लेकिन वो जो भी कानून बनाते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है. ऐसा नहीं कि जो लोगों को पसंद आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कानून बना सकते हैं. उसमें दे रखा है लिमिट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे हैं उनको फॉलो करते हुए उनको कानून बनाने पड़ते हैं. कोई भी पार्लियामेंट का कोई भी मिनिस्टर, यहाँ तक कि PM भी कोई भी कानून बनाए तो वो अपनी इच्छा से नहीं बना सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स और रेगुलेशन दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको कानून बनाने पड़ते हैं. दिस इज द 5th मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. यह डेमोक्रेसी का 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है. इफ द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज This is the 5th most important features of democracy. If the rulers elected by the people exercise that powers according to rules and regulation defined by the constitution, the government will be called democratic. क्या दे रखा है? सही डेमोक्रेसी वही है जहाँ पर लोग जो भी कानून बना रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे हैं उनको फॉलो करते हुए बनाते हैं. तो वही गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट कहलाएगी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि प्रजातांत्रिक भी कह सकते हैं, लोकतांत्रिक भी कह सकते हैं. Now you may ask whether there may be government in a country which rules beyond the boundaries of constitution. The answer is yes. अब इसमें ये दे रखा है कि हमारी सरकार जो भी कानून बनाती है वो कुछ बाउंड्रीज में बंद कर बनाती है. तो हाँ, बाउंड्रीज तो है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स और रेगुलेशन दे रखे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमको कानून बनाने पड़ते हैं. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जिम्बाब्वे का. वहाँ पर बता रखा है कि किस प्रकार वहाँ पर पार्टी का शासन होता है और वहाँ का
मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, सब देशों में अलग अलग पोस्ट चलती है। जैसे अपने इंडिया में पीएम की पोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख नागरिक होता है, सबसे फर्स्ट होता है, लेकिन काम कौन करता है? पीएम करता है। राष्ट्रपति जो होता है सिर्फ नाम मात्र का होता है और वास्तविक जो काम करता है वो पीएम करता है। लेकिन अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पर प्रेसिडेंट काम करता है। उसी प्रकार से जिम्बाब्वे में भी कौन काम करता है? प्रेसिडेंट काम करता है। In 1980, Zimbabwe gained independence from the white minority rules. White minority rules का मतलब होता है श्वेत अल्पसंख्यक जो लोग थे वहाँ पर, क्योंकि कुछ देशों में काले और गोरे में भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है? वाइट माइनॉरिटी रूल जिनका शासन चलता था, उससे कौन एक जो पार्टी बनी थी जेनू पीएफ, उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और वह पार्टी उस समय जीत गई थी। तो जब से उस पार्टी ने पावर अपने पास ले लिए थे, उसके बाद उसने लोगों के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle। ये ZANU-PF जो है पार्टी का नाम है। जिस प्रकार से अपने इंडिया में कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी का नाम है, जिम्बाब्वे में ये पार्टी का नाम है। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस देन। उसके बाद शासन कौन करने लग गया था? इनका लीडर का नाम है रॉबर्ट मुगाबे, अंडरलाइन कर देना इसको। Since 1980, इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF। अब 1918 के बाद क्या हुआ? इलेक्शन तो कंटिन्यू होते गए, जितने भी ईयर्स में वहाँ पर होते होंगे इलेक्शन तो रेगुलरली होते गए, लेकिन हमेशा से कौन सी पार्टी जीतती थी? ZANU-PF। यानी कि किसी और पार्टी को कोई भी चॉइस लोग दे नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो गया था, अत्याचारी हो गया था। वो लोगों को अपने अंडर में लेता था और हमेशा प्रेसिडेंट वही बनता था। ऑल्सो प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर। ऐसे में क्या हुआ? प्रेसिडेंट मुगाबे जो हो गए थे वो प्रसिद्ध हो गए थे, बट ही ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस। दे रखा है इसमें बट ही, लेकिन वह हमेशा क्या करते थे? अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। इलेक्शन में वह अनैतिक साधनों का प्रयोग करते थे। Over the years, his government amended the constitution a few times to enhance the powers of the president and make him less accountable। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के लोगों ने क्या किया कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ उन्होंने अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, कुछ चेंजेस किए ताकि उसके जो पावर है यानी कि प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। वर्कर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी वर ऑप्रेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिस्टर्ब। अब जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे वो भी उसके ऊपर दबाव डालने लगे थे और उनके जो काम थे उसको भी वो डिस्टर्ब करने लगे थे। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। लोगों ने धीरे धीरे क्या करना? हड़ताल करना, धरना करना, दंगे फसाद करना, ये सारे काम करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसको उनकी सरकार ने क्या कर दिया था? इलीगल कर दिया है, यानी कि ये क्या है? कानूनी नहीं है। देयर वॉज एन एक्ट दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया? क्योंकि पावर सारा किसके पास था? प्रेसिडेंट के पास था। तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पर क्या किया? एक ऐसा एक्ट बना दिया जिसमें लोगों को मतलब कि एक लिमिट बता दी कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, क्रिटिसाइज आलोचना कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड एंड प्रोवाइडेड ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। यहाँ तक कि हमारे देश में भी ऐसा होता है, टेलीविज़न, रेडियो, इलेक्शन कमीशन जो होता है, ये सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं? फ्री एंड फेयर होते हैं। ये किसी भी पार्टी के कंट्रोल में रहकर काम नहीं करते हैं। यहाँ पर भी ये फ्री है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया? उनको बाउंडेशन दे दी, उनको कंट्रोल में कर दिया कि आप लोग को वही न्यूज़पेपर में देना है, वही रेडियो पर बताना है, वही टीवी में बताना है जो हमारी पार्टी करती है और हम लोग जो करवाना चाहते हो। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, वो आपको कुछ भी नहीं बताना है। There were independent newspaper, but the government prosecuted those journalists who went against it। अब यहाँ पर भी न्यूज़पेपर भी इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने क्या किया? जो जर्नलिस्ट थे यानी कि जो न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं उनके खिलाफ काम करना स्टार्ट कर दिया था। द गवर्नमेंट इग्नोर द कोर्ट वर्डिक्ट। इसके साथ साथ कोर्ट के जो रिजल्ट्स आए थे उस सरकार के खिलाफ, उसकी भी उन्होंने अवहेलना, यानी कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसकी भी उन्होंने अवहेलना। जबकि हमारे देश में भी ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सबको मानना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोर्ट वर्डिक्ट्स, कोर्ट की जो बातें थी उसको भी क्या कर दिया?
उसके भी विरोध में चले गए थे, अगेंस्ट चले गए थे। एट लास्ट द प्रेसिडेंट वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। एंड लास्ट में 2017 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट को अपनी ये पोस्ट छोड़नी पड़ी थी। Hence, in true democracy, the government elected by the people through fair election uses its power according to laws assigned by the Constitution and respect the rights of all people, irrespective of their faith, social or political interest and group। तो यहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी के लिए यही आवश्यक है, इलेक्शन जो होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए और जो भी कानून बनते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनने चाहिए। हमें जितने भी राइट्स दे रखे उनका पालन होना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ लोगों के साथ किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस लेसन के लास्ट फीचर्स दे रखा है अपना 6, प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बहुत इजी है, मैंने आप लोग को पहले शॉर्ट में बताया था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इट मीन्स स्वतंत्र न्यायपालिका। मैंने जब आपको राष्ट्रपति वाला लेसन पढ़ाया था प्रेसिडेंट का, उसमें मैंने बताया था प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका इलेक्शन भी कैसे होता है। हम लोग इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना ही ये किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ना कांग्रेस के होते हैं, ना ही बीजेपी के होते हैं, ना ही किसी अदर पार्टी को बिलोंग करते हैं। ये फ्री होते हैं और इनके पास ये राइट्स होता है कि चाहे कोई सी भी पार्टी एट ए टाइम वर्क कर रही हो, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना हो तो ये ले सकते हैं। नो कंट्री कैन बी सेड ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री if it does not have an independent judiciary that could ensure the right of the people and supervise the action of the government। क्या दे No country can be said a true democratic country if it does not have independent judiciary। जहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती, that could ensure the right of the people and supervise the action of the government। And independent judiciary means presence of such system of justice which does not work under the pressure of any political and social institution। सिंपल सा दे रखा है, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती है तो वहाँ पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसको किसी न किसी पार्टी के अंडर में रहकर काम करना पड़ता है। अगर ऐसे ही हुआ तो मल्टी पार्टी सिस्टम की जो चॉइस है उसका कोई भी मीन्स नहीं रहेगा। सिंगल पार्टी ही बनेगी, वही अपना सारा काम करवाएगी और उसी के अकॉर्डिंग अपना देश चलेगा। और कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप आ जाए, यानी कि तानाशाही वो लागू हो जाए। एक पर्सन ने जो ऑर्डर दिया उसको हमको फॉलो करना ही। लेकिन यहाँ पर कोई भी कानून बनता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारी जुडिशरी को राइट्स होता है कि उसकी पूरी अच्छी तरह से चेकिंग की जाए कि क्या वो कानून लोगों के लिए सही है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो उसमें चेंजेस करवा सकते। और हमारी सरकार को भी ये बात माननी पड़ती क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। इट इज humanitarian एजेंसी एंड रिसॉल्व द इशू ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। साथ ही साथ मानव के जो मूल्य है उसका भी ध्यान रखा जाता है। इन इंडिया वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट विच हैज बीन गिवन सुप्रीम पावर टू डायरेक्ट एंड क्वेश्चन इवन द टॉप मोस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड अदर गवर्निंग एजेंसीज। क्या दे रखा है, वी हैव सुप्रीम कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर यानी कि सर्वोच्च पावर है। किसका, टू डायरेक्ट एंड क्वेश्चन। वो डायरेक्ट चाहे हमारे देश के कितने भी बड़े टॉप मोस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, कितनी भी बड़ी राजनीतिक संस्था हो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो, उनके कैबिनेट मिनिस्टर हो और अदर कोई भी गवर्निंग एजेंसीज हो, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकती है। और कोई भी कानून ऐसा बना है जो लोगों की भलाई के लिए नहीं बना है, अच्छा नहीं है, तो उनमें चेंजेस करने के लिए भी उनको बोल सकती है। ये हमारे डेमोक्रेसी के जो फीचर्स है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। कल हम वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों, हम दूसरी प्रकार के जो शासन चलता है उसमें क्यों नहीं रह सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या पॉइंट है, क्यों हमको डेमोक्रेसी को ही एक्सेप्ट करना है, इसके अलावा किस किस प्रकार के रूल्स चलते हैं, ये हम सब कल पढ़ेंगे। थैंक यू।